हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने अप्रैल मंथ के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को कवर किया था और इस बार हम मई मंथ के स्पोर्ट्स करंट अफेयर को कवर करेंगे। इस वीडियो की टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जो स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और वो लोग भी जिनको गुजराती लैंग्वेज में युवा मैगज़ीन पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो उनके लिए मैं इस वीडियो में उस मैगज़ीन के वही टॉपिक्स को बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। इस बार हम देखें तो इंडिया के रिलेटेड 3 स्पोर्ट्स की न्यूज़ और वर्ल्ड के रिलेटेड 5 स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहली जो न्यूज़ है वो है ह्यूंडई आर्चरी वर्ल्ड कप 2023, प्रथमेश चावकर विंस कंपाउंड इंडिविजुअल गोल्ड। तो हमको ये नाम याद रखना है कि ये प्रथमेश चावकर है जिन्होंने मेंस कंपाउंड की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ये इस आर्चरी वर्ल्ड कप का स्टेज 2 था जो शंघाई चाइना में हुआ था। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसका जो स्टेज 2 है वो शंघाई में होने वाला है। इसका जो स्टेज 1 था वो भोपाल में हुआ था। ठीक है, अगर हम अचीवमेंट्स को देखें तो टोटल इंडिया ने 3 मेडल्स जीते हैं। ओके, अगर हम आगे देखें तो प्रथमेश चावकर ने गोल्ड मेडल जीता है कैटेगरी मेंस कंपाउंड में। ज्योति सुरेखा ने और ओजस प्रवीण ने दोनों ने कंपाउंड मिक्स टीम में गोल्ड मेडल जीता है। इसी के साथ अवनीत कौर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वो वुमेंस कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे करते करते इंडिया ने 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये उनकी तस्वीर है जिसकी वजह से आपको इस न्यूज़ को याद रखने में हेल्प मिलेगी। अगली जो न्यूज़ है वो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। ये इसका 3rd एडिशन था जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका जो मैस्कॉट था वो था स्वैम्प डियर, जिसका नाम जीतू रखा गया था। स्वैम्प डियर जिसको हम बारहसिंगा के नाम से भी जानते हैं, ये स्टेट एनिमल है उत्तर प्रदेश का। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर बात करें तो इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो ओडिशा में 2020 में हुआ था और जो इसका सेकंड एडिशन है वो बेंगलोर कर्नाटक में 2022 में हुआ था। ये जो गेम्स होती है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसको प्रमोट ये क्या चीज़ दर्शाता है? ये एक भारत श्रेष्ठ भारत दर्शाता है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री लगती है? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वाली मिनिस्ट्री लगती है। फॉर द फर्स्ट टाइम रोइंग, ठीक है, जो बोट में बैठ के हम रो करते हैं, वाटर स्पोर्ट है, ये पहली बार इस गेम्स में ऐड किया गया। इन द प्रीवियस गेम्स जो मल्लखंभ और योगासन, ये 2 स्पोर्ट थे जिसको 2021 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ऐड किया गया। इस बार की बात करें तो जो विनर्स हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और जैन यूनिवर्सिटी, ये लोग टॉप 3 में आए हैं। सबसे ज़्यादा मेडल पंजाब यूनिवर्सिटी 69, उसके बाद गुरु नानक देव 68 और फिर उसके बाद जैन यूनिवर्सिटी 32 मेडल्स जीते हैं। जो सबसे प्रभावी प्लेयर की बात करें तो शिवम श्रीधर, ये जैन यूनिवर्सिटी से थे। इन्होंने मैक्सिमम 8 गोल्ड मेडल्स जीते और साथ में टोटल 11 मेडल्स जीते और सारे प्लेयर्स के रैंकिंग में इन्होंने टॉप किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में अगर देखें तो ये एक इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन है। इंडिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके बीच में ये कंपटीशन होता है। इसका फर्स्ट एडिशन हमने देखा ओडिशा में हुआ था 2020 में। इट हैपन्स एवरी ईयर, ये एक ईयरली इवेंट है और इसको कंडक्ट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। ये मैंने फ़ोटो रखा है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पहले तो ये कि ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, जिससे हमको ये पता चलता है कि ये गेम्स यूपी में उत्तर प्रदेश में होस्ट किया गया था। साथ ही में यह है अनुराग ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। ठीक है, तो इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि ये जो गेम है ये इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। और साथ में ये बारहसिंगा मैस्कॉट जिसका नाम जीतू है, जिससे हमको मालूम पड़ेगा कि इस साल का जो मैस्कॉट था वो बारहसिंगा था, जो स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश भी है। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है गटका मार्शल आर्ट टू फीचर इन 37th नेशनल गेम्स। तो जो हमारी 37th नेशनल गेम्स है 2023, ये होने वाली है गोवा में। हमको ये चीज़ याद रखनी है। अब ये जो नया स्पोर्ट ऐड हो रहा है इस नेशनल गेम में वो है गटका मार्शल आर्ट। अब ये मार्शल आर्ट कहाँ का है? ये मार्शल आर्ट है पंजाब का। इसको किसने इन्वेंट किया था? ये इन्वेंट किया था 6th सिख गुरु हरगोबिंद ने।
ठीक है, जो ये मुग़ल एरा में मुग़लों से लड़ने के लिए इन्होंने इसको ईजाद किया था। दे अडॉप्टेड द किरपाण फॉर सेल्फ डिफेंस, और उसी में इन्होंने इस मार्शल आर्ट को इन्वेंट किया था। इसमें एक वुडन जॉड होती है जिसकी मदद से वो अपने दुश्मन पे हमला करते हैं। तो इसे अब हमने नेशनल गेम्स में एज अ स्पोर्ट के रूप में इसको प्रमोट करने के लिए, इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने इसको ऐड किया है। ये ऐड करने के लिए ये किसने ऐड किया है? ये ऐड करवाया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। अगर हम इसके बारे में देखें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1927 में, इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। और अगर हम करंट चीफ़ की बात करें तो इनकी करंट चीफ़ जो है वो इंडियन एथलीट पीटी उषा है। ये इसका फ़ोटो है। ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट कटका टू फीचर इन 37th नेशनल गेम्स। नेशनल गेम कौन सा एडिशन है इस बार? तो 37th है। ये भी हमको अच्छे से याद रखना है। इसी के साथ हमारे इंडिया के जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स के टॉपिक्स। पहला टॉपिक है यहाँ पे फ्रेंच ओपन 2023 का। तो जो नोवाक जोकोविच बीट्स कैस्पर रूड वॉन फ्रेंच ओपन टाइटल 3rd टाइम एंड ग्रैंड स्लैम 23rd टाइम। ठीक है, तो इस बार कौन जीता है? नोवाक जोकोविच जीते हैं। उनका ये कौन सा फ्रेंच ओपन का टाइटल था? तो ये उनका 3rd था। और ग्रैंड स्लैम देखे तो ये उनका 23rd ग्रैंड स्लैम था। ये जो फ्रेंच ओपन हुआ था, ये अगर हम टोटल ग्रैंड स्लैम देखें तो वो ये उसका 127th ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था। अगर मैं आपको बता दूं तो पूरे वर्ल्ड में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 1905 से चल रहा है, एक फ्रेंच ओपन जो 1891 से चल रहा है, एक विंबलडन जो 1877 से चल रहा है, और एक यूएस ओपन 1881 से चल रहा है। तो ये चारों जो टूर्नामेंट्स है ये ग्रैंड स्लैम के अंदर में आते हैं। तो ये जो इस बार का फ्रेंच ओपन हुआ ये 127th ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था। नोवाक जोकोविच ब्रांड हैज़ वॉन द मोस्ट फ्रेंच ओपन टाइटल्स अमंग मेंस टेनिस प्लेयर। इन्होंने सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन टाइटल्स जीते हैं। ही हैज़ इक्वल्ड अमेरिकन वुमेन्स टेनिस प्लेयर, सॉरी स्पेलिंग गलत है, सेरेना विलियम्स 23 टाइटल्स इन दी ओपन एरा। अब ओपन एरा क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इन्होंने जो अमेरिकन वुमेन टेनिस प्लेयर है सेरेना विलियम्स, उनको इक्वल कर दिया है। नोवाक जोकोविच हैज़ वॉन 3 फ्रेंच ओपन्स, 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन्स एंड 3 यूएस ओपन टाइटल्स। द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट ओवरऑल विन वो है 24 बाय ऑस्ट्रेलियन फीमेल प्लेयर मार्गरेट कोर्ट। ये बहुत मीन्स ये थोड़ी पुरानी प्लेयर है जिन्होंने टोटल टेनिस की हिस्ट्री में 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं। ये एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, इनका नाम है मार्गरेट कोर्ट। इन्होंने ओपन एरा के पहले 13 ग्रैंड टाइटल्स जीते थे और उसके बाद 11 ग्रैंड टाइटल्स जीते हैं। इन द वुमेन सिंगल टूर्नामेंट जो इस बार हुई थी फ्रेंच ओपन में, उसमें पोलैंड की ईगा स्वियातके, इन्होंने इनका 3rd फ्रेंच टाइटल जीता है और ये इनका 1st ग्रैंड स्लैम टाइटल था। अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें भी अलग अलग टाइप के कोर्ट होते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आए कि हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट, तो ये कौन से स्पोर्ट के रिलेटेड है? तो ये टेनिस के रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में होता है, विंबलडन ग्रास कोर्ट में होता है और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट में होता है। तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों हार्ड कोर्ट में होते हैं। फ्रेंच सॉफ्ट क्ले कोर्ट में होता है और विंबलडन लंदन में आता है वो होता है ग्रास कोर्ट में। ठीक है, तो ये कोर्ट की अलग अलग खासियत रहती है जिसकी वजह से फिर वो, जैसे क्रिकेट में बॉल स्विंग होता है वैसे यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बॉल को फ़र्क पड़ता होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे अलग अलग टेनिस प्लेयर्स अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजीज़ बनाते हैं, जिससे ये खेल और इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, हाँ, अब ओपन एरा क्या होता है? ओपन एरा बिगिन हुआ 1968 में। ओपन एरा में क्या हुआ कि ओपन एरा के पहले, मतलब 1968 के पहले जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते थे जैसे फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन, यहाँ पे सिर्फ एमेच्योर प्लेयर्स ही खेला करते थे और प्रोफेशनल प्लेयर्स को अलाउड नहीं था कि वो एमेच्योर प्लेयर्स के साथ खेलें। ठीक है, तो द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स अलाउड प्रोफेशनल प्लेयर्स टू कम्पीट विथ एमेच्योर्स, एंडिंग द डिवीजन दैट हैज़ परसिस्टेड सिंस द डॉन ऑफ द स्पोर्ट। इसमें ऐसा था कि एमेच्योर प्लेयर की गेम अलग चलेगी और प्रोफेशनल प्लेयर की गेम अलग चलेगी, लेकिन 1968 के बाद इन दोनों को आपस में कंपटीशन करने की परमिशन मिल गई, जिसको हम ओपन एरा के नाम से जानते हैं।
इट ऑल्सो डज नॉट हैव एनी प्राइज़ रिवॉर्ड, और इसमें सिर्फ ये लोग जीतते थे और अपना कप लेके चले जाते थे। लेकिन 1968 के बाद से, जब से ओपन एरा स्टार्ट हुआ, तब से यहाँ पे प्राइज़ रिवॉर्ड भी स्टार्ट हो गया। फिर ये लिस्ट है टेनिस स्पोर्ट की। अगर आपको एग्ज़ाम में आए कि ड्यूश, मैच, लव, रैली, ड्रॉप शॉट, ये किसके, कौन से स्पोर्ट के रिलेटेड है, तो ये टेनिस के रिलेटेड है। आप इसको एक बार पढ़ लेना। ये हमारे नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन 2023। इसके बाद जो सेकंड न्यूज़ है वो है ISSF वर्ल्ड कप बाकू। बाकू जो है वो अज़रबैजान की कैपिटल है। इंडिया एंड्स कैंपेन विथ 4 मेडल्स। अब ये जो वर्ल्ड कप है ये आगे भी इसकी इवेंट चलती रहेगी, लेकिन इंडिया उसमें पार्ट नहीं लेगा बिकॉज इंडिया के प्लेयर्स आगे के मैचेस में क्वालिफाई नहीं हो पाए। टोटल हमने इस टूर्नामेंट में 4 मेडल जीते हैं। तो इंडियन राइफल एंड पिस्टल शूटर्स में इंडिया ने 4 मेडल्स जीते हैं। इन द ओवरऑल मेडल टैली में इंडिया फिनिश्ड सेकंड बिहाइंड चाइना, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। अगर नाम हम देखें तो सरबजीत सिंह, दिव्या TS कंबाइंड दोनों ने मिल के 1 गोल्ड मेडल जीता। किस में जीता? एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में, क्योंकि दोनों ने मिल के जीता है। उसके बाद हृदय हजारिका और नैन्सी मल्होत्रा दोनों ने मिल के सिल्वर मेडल्स जीते हैं। आई एम सॉरी, नॉट दोनों ने मिल के, दोनों ने हृदय हजारिका ने मेंस में और नैन्सी मल्होत्रा ने वुमेन में राइफल इवेंट्स में सिल्वर मेडल्स जीते हैं। जो यहाँ पे लिखा ना 2 सिल्वर मेडल, तो वो इन दोनों ने जीते हैं। और फिर रिदम सांगवान, इन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो ये जो रिदम सांगवान है ये 19 ईयर ओल्ड की हैं। इन्होंने 29 ईयर ओल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने स्कोर किए हैं 595 पॉइंट्स, और ये वुमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट में फेल हो गई, बट इसीलिए इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। ठीक है, तो अगर हम विनर्स को वापस से देख ले तो सरबजीत सिंह, दिव्या TS गोल्ड मेडल जीता मिक्स में एयर पिस्टल में। फिर हृदय हजारिका ने सिल्वर मेडल जीता एयर राइफल में। नैन्सी मल्होत्रा ने सिल्वर मेडल जीता एयर राइफल में। और फिर रिदम सांगवान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता वुमेंस एयर पिस्टल में। ठीक है, ISSF की बात करें तो ये शूटिंग इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1907 में, और इसके हेडक्वार्टर्स है म्यूनिक, जर्मनी में। ठीक है, तो जो हमारी थर्ड न्यूज़ है वो है एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2023। इंडियन वेट लिफ्टर्स फिनिशेस विद 3 सिल्वर मेडल्स इन साउथ कोरिया। तो एक है बिंदिया रानी देवी और जेरेमी, इन्होंने दोनों ने मिलकर 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। जो बिंदिया रानी है इन्होंने जो कैटेगरी है उसमें एक वुमेंस 55 kg की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है, और एक क्लीन एंड जर्क इवेंट में बाय लिफ्टिंग 111 किलो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और साथ में जो जेरेमी है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मेंस 67 स्नैच कैटेगरी में। ठीक है, ओके। एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? ये है दोहा, कतर में। इस्टेब्लिश हुआ था ये 1958 में। अब हम वर्ड्स एसोसिएटेड विथ वेट लिफ्टिंग देखें तो एक है स्नैच, स्नैच एंड क्लीन एंड ओवरऑल। स्नैच का मतलब क्या होता है? इन विच द बारबेल इज़ लिफ्टेड फ्रॉम द पाम, अपनी हथेली से उठाना होता है बारबेल को, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म टू द अपर आर्म टू द फुल एक्सटेंट ऑफ द बोथ हैंड्स। मतलब एक झटके में उठा के दोनों को एक झटके में उठा के बारबेल को एकदम अपने हाथों को एकदम फुल एक्सटेंट पे ले जाके उनको एकदम ऊपर तक ले जाना, ये होता है स्नैच। ठीक है, नीचे से एकदम ऊपर। दूसरा होता है स्नैच एंड क्लीन। इसमें क्या होता है कि बारबेल को अपनी हथेली से उठाते हुए स्क्वाट करते हुए, ठीक है, दो पैर से बैठ जाना है, स्क्वाट कर लेना है और अपने शोल्डर्स तक लेके जाना है। ठीक है, हमने अलग अलग तरीके से देखा होगा कि किस तरीके से वेट लिफ्टर्स वेट को उठाते हैं। तो ये 2 अलग अलग कैटेगरी है। और ओवरऑल क्या होता है कि मतलब इन दोनों का जो भी पॉइंट हुआ उसका जो बेस्ट सम होगा वो होगा ओवरऑल। तो एक में स्नैच में ऐसा होता है कि हम उसको खड़े खड़े पूरा उठा के एकदम आसमान तक लेके जाते हैं, और स्नैच एंड क्लीन में क्या होता है कि हम
दो पैर पे बैठ जाते हैं और अपने सिर्फ शोल्डर तक लेके जाते हैं। तो ये दो कैटेगरीज होती है बेसिकली। कैटेगरी वेट वाइज भी होती है। ये दो इवेंट होते हैं अगर हम उस तरीके से देखें तो, ठीक है। तो ये शोल्डर तक लेके गए हैं, मतलब ये स्नैच एंड क्लीन है। ओके, अब हम देखते हैं फोर्थ न्यूज़। अभिलाष टॉमी कंप्लीट्स द गोल्डन ग्लोब रेस फिनिशिंग सेकंड। ये एक रिटायर्ड इंडियन सेलर है, इंडियन नेवी के, ठीक है, अभिलाष टॉमी। इन्होंने 236 डेज़ लगाए गोल्डन ग्लोब रेस में, जहाँ पे इनको एक बोट मिली थी, ठीक है, जिसको इन्होंने बयानत नाम दिया था। और इसको ये नॉन स्टॉप पूरे वर्ल्ड के ओशन में इनको घुमाना था। पूरी दुनिया के इन्होंने चक्कर लगाया कंटिन्यूस, बिना कहीं पे रुके, एक्सेप्ट के कहीं पे जहाँ पे कंपलसरी स्टॉप था कि वहाँ पे जाके इनको स्टॉप होना है। तो वहाँ के अलावा इन्होंने नॉन स्टॉप पूरे वर्ल्ड को कवर किया बोट से। द रिटायर्ड नवल कमांडर हु इज़ ऑल्सो अ रेसिपिएंट ऑफ द टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ठीक है। इन्होंने अपना डिक्लेरेशन किया था कि ये 22 मार्च को इन्होंने डिक्लेयर किया था। और ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड क्रेजीएस्ट ऑफ एडवेंचर ऑफ एंडेवर्स, ठीक है, इस स्पोर्ट में है। इन्होंने अपनी जो रेस है वो बिगिन की थी September 4, 2022 को, और अब जाके मई मंथ 2023 में ये पहुँचे हैं, अपना सफ़र कंप्लीट किया, अपनी रेस कंप्लीट की है। अगर हम इस रेस की बात करें, अबाउट गोल्डन ग्लोब रेस, तो ये एक हिस्टोरिक रेस है जो सबसे पहले यूके के सर रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन इन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है, 1968 में। और उन्होंने जो बोट यूज़ की थी वो भी इंडियन बिल्ड बोट थी, सुहेली, ठीक है। एज़ पर द गाइडलाइंस, इस रेस की क्या गाइडलाइंस है कि इन जो प्लेयर्स होंगे, ठीक है, जो इसमें हिस्सा लेंगे, उनकी जो बोट है वो सिमिलर होनी चाहिए, 32 फीट से लेकर 36 फीट तक होनी चाहिए। और डिज़ाइन प्रायर टू 1998 के पहले जितनी भी बोट्स हुआ करती थी उनके टाइप का डिज़ाइन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होना चाहिए। उनकी बोट जिस इक्विपमेंट से बनी हो वो भी सिमिलर होनी चाहिए, और वो भी कौन सी होनी चाहिए, जो वो इक्विपमेंट जो अवेलेबल थे सर रॉबिन के इनके टाइम पे, ठीक है। उनकी जो फर्स्ट रेस हुई थी उनके टाइम पे जो इक्विपमेंट अवेलेबल थे उन्हीं को यूज़ करके प्लेयर्स को अपनी बोट को डिज़ाइन करना है। इनका जो डिपार्चर था वो लेस सेबलेस डे ओलोनो फ्रांस में था, September 4 से स्टार्ट हुआ था, और ये नॉन स्टॉप अराउंड द वर्ल्ड चले। 5 ग्रेट केप्स पे ये रुके और फिर वापस से वहीं पे घूम फिर के आ गए, ठीक है। टू हिज क्रेडिट, कमांडर टॉमी इज़ द ओनली इंडियन, ये एक अकेले इंडियन है जिन्होंने ये सोलो नॉन स्टॉप सरकम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब ये किया था ऑन बोर्ड द इंडियन नेवल सेलिंग वेसल। अब ये जो बोट लेके गए थे उसका नाम बयानत तो दिया था, लेकिन ये एक इंडियन नेवी सेलिंग वेसल मदई था, ठीक है। इन्होंने मदई इसका नाम है, और इन्होंने 53,000 नॉटिकल माइल्स को कवर किया है। अब इसमें एक चीज़ और ये नई चीज़ थी कि इसमें इनको कोई भी तरह का GPS या फिर कुछ भी तरह के कोई भी चीज़ इनको इस्तेमाल करने की सख्त मनाही थी। इनमें इनको सिर्फ एक सैटेलाइट फ़ोन दे के रखा हुआ था कि जो उनको इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये है अभिलाष टॉमी और ये इनकी बोट है, ठीक है। यहाँ पे इनका नाम भी लिखा है बयानत, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पहले इंडियन है जिन्होंने इस रेस को कंप्लीट किया है। और पाँचवीं और हमारी आखिरी न्यूज़ है, नीरज चोपड़ा हमारे सुपरस्टार सिक्योर्स विक्ट्री विथ 88.67 मीटर थ्रो एट 14th डायमंड लीग 2023। डायमंड लीग में एक बात आपको बता दूँ, सिर्फ जेवलिन थ्रो के लिए ये नहीं होता, इसमें अलग अलग डिफरेंट स्पोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। मतलब सारे एथलेटिक्स वाले स्पोर्ट्स रहते हैं। इन्होंने ये कहाँ पे हुई थी इवेंट, ये हुई थी डोहा में, कतर में, ठीक है। इन्होंने 88.67 मीटर का थ्रो किया है और ये गोल्ड मेडल जीते हैं। इसी के साथ ऑन दी अदर हैंड इंडियाज एल्डोस पॉल, इन्होंने ट्रिपल जंप जो चैम्पियन थे, ठीक है, ट्रिपल जंप एट कॉमनवेल्थ गेम्स, उन्होंने 10th पोजीशन सिक्योर की है इन द फील्ड ऑफ 11 मैन, ठीक है, इन हिज डायमंड लीग डेब्यू। तो हमको कोई मेडल नहीं मिला इसमें, लेकिन हमने शुरुआत अच्छी की है। उसी के साथ हम देखें तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे
रखा है नीरज चोपड़ा के सक्सेस के रूप में। साथ ही साथ 2021 में क्या हुआ कि आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ने पुणे में जो एक स्टेडियम था स्पोर्ट्स का, उसको सूबेदार नीरज चोपड़ा के नाम पे रख दिया था। ऑफ कोर्स इन्होंने जेवलिन थ्रो में इंडिया को फर्स्ट गोल्ड मेडल दिलवाया उसके सेलिब्रेशन में, उसके रिस्पेक्ट में। अगर हम नीरज चोपड़ा के अवार्ड्स को देखें तो इनको अर्जुन अवार्ड, विशिष्ट सेवा मेडल, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये थे हमारी युवा स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स की मैगज़ीन मई मंथ की, जिसमें हमने इन सारे न्यूज़ को कवर किया। ठीक है गाइज़, अब मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के वीडियोज़ में। मैं कोशिश करूँगा कि मैं दूसरे टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।